नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कोर्ट का अपमान, सियासत में घमासान। जी हां, राज्यसभा की सीट चोरी हुई है और इस चोरी में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का। अब कोर्ट को लेकर दिया उनका ये बयान सियासी तूफान मचा रहा है। जिस सुप्रीम कोर्ट को देश में न्याय का अंतिम मंदिर माना जाता है, उसी पर इस तरह का आरोप लगाकर दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो सिर्फ एक राज्यसभा सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ गई है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो पार्टी संविधान बचाने का दावा करती है, वही संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अदालत का फैसला पसंद आने पर संस्था को कटघरे में खड़ा करना सही है और ना पसंद आने पर उस पर सवाल उठाना? क्या संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति बन चुकी है? आज बहस इसी पर, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर दिग्विजय का विवादित बयान। दिग्विजय के बयान पर सियासी घमासान। जो कांग्रेस खुद को संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक बताती है, राहुल गांधी मंच मंच पर संविधान की किताब लहराकर लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह संविधान के अनुरूप चलने वाली संवैधानिक संस्थाओं को चोर बता रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की, तो दिग्विजय सिंह नाराज हो गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सीट की मिलीजुली चोरी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं आज? दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि जिस सुप्रीम कोर्ट को देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था माना जाता है, उसी पर इस तरह के आरोप लगाना न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। नेता कहां जा रहे हैं? राजनीति तो कहां लेके जाएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट को चोर कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। इससे ज्यादा आपत्तिजनक क्या हो सकता है? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को यह मानना है, संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति को कहां लेके जाएंगे? आप चुनाव आयोग को गाली दे रहे हो, आप सरकार को गाली दे रहे हो, आप वोटिंग मशीन को गाली दे रहे हो और आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दोगे। सुप्रीम कोर्ट को चोर कह रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं की कोई इज्जत रखेंगे नहीं रखेंगे? अब सवाल यह है कि जब फैसला कांग्रेस के मन माफिक न आए, तो क्या उसके नेता संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगती हैं? खैर, ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस या उसके नेताओं ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हो। कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, कभी ईवीएम पर आरोप लगाए गए, कभी जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी विवादित टिप्पणियां सामने आई, ऐसे में राजनीतिक बहस इस बात पर केंद्रित हो गई कि आखिर कब तक कांग्रेस खुद की जिम्मेदारी लेने से बचेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाने पर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, रमेश शर्मा और आलोक एम इंदौरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना तो एक आम हो गया है। चुनाव हार जाएं, ईवीएम पर सवाल उठाएं, वोटर लिस्ट में संशोधन हो तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं, और यदि जांच एजेंसियां कुछ कार्रवाई कर रही हैं तो उन पर सवाल उठाएं, और अब तो कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अब विपक्ष ऐसे दौर में पहुंच गया है कि जहां देश की किसी भी व्यवस्था पर उसको भरोसा नहीं बचा? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात आपने ठीक कहा
कि संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों ने पहली बार नहीं लगाया जी। वो बहुत पहले से इसको लगाते चले आ रहे हैं। और चोर शब्द भी उन्होंने पहली बार उपयोग नहीं किया। इससे पहले आपको अगर याद हो तो वो चौकीदार चोर शब्द लेकर आए थे, वो अलग बात है कि बाद में फिर उन्होंने खेद व्यक्त किया था। तो लेकिन चोर प्रधानमंत्री के लिए था। संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में रखना एक लंबे समय से भारतीय राजनीति में इसको प्रवेश, इसको हम लोग देख रहे हैं। और मोटे तौर पर अगर आप एक और बात मैं बताऊं, कांग्रेस हमेशा गांधी जी का नाम लेती है। गांधी जी का जो पहला दर्शन था आत्मनिरीक्षण करना, एक संस्मरण है उनका वर्धा आश्रम का, तो उनका पेन कहीं गायब हो गया तो कस्तूरबा ने कहा कि कोई कौन ले गया, तो गांधी जी ने कहा कि मुझे सबसे पहले तो आत्मचिंतन करना, मुझे दूसरे पर दोष नहीं देना, ये मेरी लापरवाही थी, मैंने वो पेन कहीं रखा जिसके कारण वो गायब हुआ। तो अब ये जो सारा घटनाक्रम है इस पर कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा ने पहली बार तो तीनों उम्मीदवार खड़े किए नहीं, 2000 भी किए थे, 22 में भी किए थे, कभी सफल रहे कभी असफल रहे। और ये चर्चा लगभग 1 महीने से चल रही थी, कहीं ना कहीं तीसरी सीट कांग्रेस से भाजपा छीन सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक एक कदम फूंक कर उठाना था, एक भी बहाना उनको देना नहीं था। दूसरी बात जहां तक आती है सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, आज तक मुझे तो याद नहीं पड़ रहा कभी कि न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया हो। बिल्कुल, ये अलग बात है कि चुनाव परिणाम पूरे होने के बाद उन्होंने परिणाम को पर तो रोक लगाई है, बदला भी है, निरस्त भी किया है। इसके कई उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण इसके हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने भी हस्तक्षेप किया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल। अब ये जो याचिका दायर की थी ये उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के स्टे के लिए की थी। अगर एक दिन पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनते तब भी वो हस्तक्षेप नहीं करते। रिट जो दायर होना है, अब जो रिट दायर होना है कि वो जो आधार बनाया गया है नामांकन निरस्त करने का, वो क्या उचित था या अनुचित था, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। याचिका इसकी लगनी चाहिए थी। अब जो भी कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय ये वाकई एक आश्चर्यजनक, स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद 69 वर्ष बाद संवैधानिक संस्थाओं को आक्षेप लगाया जाए, मैं समझता हूँ ये गरिमापूर्ण नहीं है। ये जी क्या आलोक जी, आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मामलों में कोर्ट को खुद ही कड़ा रुख अपनाना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए? मैं ब्रजेश जी, आदरणीय रमेश जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। मेरी पत्रकारिता रमेश जी से थोड़ी कम है, लेकिन मैंने पूरी अपनी इस पत्रकारिता में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा जब न्यायिक संस्थाओं पर सीधा ही आक्रमण हो रहा है। ये पहली बार देखा हूं। हाँ, आलोचना जरूर होती है और वो हक भी आलोचना करने का, आरोप नहीं लगते। हम इतने डेयरिंग हुए हैं कि अब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं। हम किस दिशा में इस देश की राजनीति को ले जा रहे हैं या ले जाना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है हम सभी के सामने। अकेले हम सभी के सामने नहीं, पूरे देश के सामने है कि हम राजनीति को आखिर किस दिशा में टर्न अप करना चाह रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट को, जिस माननीय न्यायालय को हम सभी, वो चाहे कांग्रेस भी हो, चाहे बीजेपी भी हो या आम आदमी हो, अंतिम आशा के रूप में देखता है, यदि हम उसी पर सीधा सीधा आक्षेप लगाएंगे तो न संविधान रहेगा न हम रहेंगे। वो तो अराजक स्थिति हो जाएगी ना, जब नेता कहेंगे साहब कोर्ट भी बिका हुआ है, चोर है, तो मुझ जैसा आदमी, आप जैसा आदमी, जो आम आदमी कहता है चलिए कोर्ट में देख लूंगा आपको, वो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करेगा, अराजक माहौल हो जाएगा। वो तो गन लेकर निकल आएगा कि मुझे न्याय तो वहां से मिलना नहीं है, तो खुद न्याय हासिल करने लगेगा। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी एक बहुत सुलझे, परिपक्व और बड़े समझदार नेता माने जाते हैं और एक तरीके से उन्हें चाणक्य भी माना जाता है, लेकिन ये उनका इस प्रकार का ये बयान, जो भी बयान है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये एकाएक कोई कही गई चीज है। जहां तक मैं समझता हूं या मेरी दृष्टि जा रही है, इसके कई निहितार्थ हैं और इसमें भविष्य के कई निहितार्थ छुपे हुए हैं जो अभी इमीडिएटली हमारे सामने नहीं आ रहे, पर आएंगे। ब्रजेश जी, ये तय मान के चलिए आप, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कभी भी कोई भी बात यूं ही नहीं कहते। अब तक का मेरा ये अनुभव है पत्रकारिता का। ब्रजेश जी, तो शर्मा जी, दिग्विजय सिंह यूं नहीं कहते कोई बात, निश्चित तौर पर उनकी खामोशी भी चर्चा में है। यदि वो खामोश हैं तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्या, उस पर भी सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हैं। लेकिन एक कांग्रेस नैरेटिव लेकर चल रही है
कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मंचों से किताबें दिखाते हैं उनके नेता, लेकिन उसी संविधान से बनी अदालत पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस का जो नैरेटिव गढ़ने की ये कोशिश है वही कमजोर नहीं कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न कमजोर करने का और ताकत का नहीं है। कांग्रेस ने एक विशेष प्रकार की रणनीति पर काम करना आरंभ किया हुआ है। आप अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो चिंतन धारा रही है उसमें कहीं ना कहीं वामपंथ का प्रभाव आ गया है। ये माओ ने कहा था कि सबसे पहले सत्य पर जोर दीजिए, अगर आपका सत्य कमजोर है तो तथ्य पर जोर दीजिए, तथ्य भी कमजोर है तर्क पर जोर दीजिए, और सत्य, तथ्य और तर्क तीनों कमजोर हैं तो इतनी धुंध फैलाइए कि किसी को कुछ साफ न दिखाई दे। तो स्वाभाविक रूप से ये जो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगने की एक लंबे समय से जो प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं ये समाज में एक धुंध फैलाने की स्थिति, एक अराजकता फैलाने की स्थिति, एक अविश्वास की स्थिति, संविधान के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, सरकार के प्रति अविश्वास फैलाने की ये जो स्थिति है, आप अगर इस समय भी देखेंगे, खुद कांग्रेस का ही आप टर्निंग पॉइंट देखिए। एक समय था जैसे कांग्रेस जब नारा लेकर के आती थी कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, कभी नारा लेकर आए कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, एक वक्त वो नारा लेकर के आए इंदिरा जी को लाओ और देश बचाओ। मतलब कहने का अर्थ है इन तीनों नारों में अगर आप देखेंगे तो मौलिकता है, अपनी बात को उनको कहने की बात है, लेकिन इस समय अब नारे मौलिकता पर नहीं है, तथ्यात्मक पर नहीं है, दूसरे पर हमला करने पर है, दूसरे की कमीज को गंदा करने के हैं, ताकि हमारा साफ चेहरा जैसा है वो तो ठीक है अपनी जगह, खुद का चेहरा साफ नहीं करना, दूसरे के चेहरे पर कीचड़ डालना। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति अब कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति इस प्रभाव में आ गई है कि धुंध फैलाओ, अविश्वास पैदा करो। तो राजनीति और राष्ट्रनीति, इस पर राजनीति कमजोर हो रही है, सत्ता की राजनीति हावी ज्यादा हो रही है कि किसी भी प्रकार हमको धुंध फैला करके सरकार को कीचड़ डाल करके इसको बाहर करना है और हमको वहां पर पहुंचना है। मैं समझता हूं ये आने वाले समय के लिए, जैसा कि इंदौरिया जी ने कहा, ये संपूर्ण समाज के लिए एक चिंतन का विषय है, विचार का विषय है। मैं समझता हूं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए संपूर्ण समाज को इस तथ्य पर विचार करना ही चाहिए। जी, लेकिन आलोक जी, यदि आप संवैधानिक संस्थाओं पर जो एक मुख्य विपक्षी दल है, नेशनल पार्टी है, अविश्वास पैदा करेगी, तो क्या वो लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रही है? क्या सत्ता के लिए कांग्रेस इस हद तक जाएगी या जा रही है? ब्रजेश जी, एक लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और खासकर जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है उसके बाद एक एक करके ऐसी स्थिति निर्मित होती चली गई कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी आज उन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं है, इक्का दुक्का जगह रह गई है। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपने उस रजीम को वापस लाने की मुहिम में लगी है, या वो चाहती है कि एक बार पुनः उसका दबदबा इस प्रदेश में, इस देश में बने। लेकिन जिस तरीके से ढांचागत कमजोरी कांग्रेस में आई है, कांग्रेस का संगठन जिस तरीके से शनय शनय अस्ताचल की ओर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस दोबारा से उस तरीके से खड़ी हो पाएगी जिस तरीके से वो खड़ी थी, क्योंकि नेतृत्व का तो संकट उसके सामने है ही। सबसे बड़ा संकट उसकी अब विश्वसनीयता का भी हो गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो कांग्रेस कोई ना कोई नैरेटिव सेट करके अपने आप को वापस मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगी। और मेरे को तो ऐसा लगता है, आदरणीय रमेश जी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा उनको अनुभव और ज्ञान है, मेरे को तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें डीप स्टेट का तो कोई रोल नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कोई डीप स्टेट का तो रोल नहीं है, क्योंकि मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं। जिस तरीके से कॉकरोच वाला मुद्दा उठाया गया और रातों रात कॉकरोच पार्टी बनी, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की उस मुख्य न्यायाधीश महोदय के किसी कथन को लेकर हुई थी, और उसके तत्काल बाद, मतलब अभी 10 या 15 दिन भी पूरे नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है आपस में ब्रजेश जी कि कुछ ना कुछ तो बात है। क्या रमेश जी, आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है? और अब क्या लोकतंत्र को कुचलकर सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस इस हद तक? ये निश्चित रूप से मैं आलोक जी की इस बात से सहमत हूं, उसमें डीप स्टेट की छाया बराबर दिख रही है। पहले अगर आपको ध्यान हो कि पहले जैन जी को उछाला गया, लेकिन जैन जी जब सामने बात खुल करके नहीं आई, सड़क पर लोग नहीं आए,
तो ये कॉकरोच पार्टी खट्टी हुई। और कहीं ना कहीं पूरे देश में स्थानीय स्तर पर आप देख ले, इसको हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा है, केरल में भी देखा है, उत्तर प्रदेश के कई नेताओं के भाषण सुने हैं। कहीं ना कहीं एक अराजकता और अविश्वास पैदा करके एक धुंध फैलाना, ये कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करना। और उसका एक कारण है कि दो चीजें हैं इस समय, कहीं ना कहीं हमने उत्पादन में जो हमारी आर्थिक प्रगति आ रही है, बड़े बड़े सारे देशों की प्रगति कमजोर हो रही है, आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है और हम कई मामलों में निर्यातक बने हैं। तो ऐसी स्थिति में संसार की कई शक्तियां हैं जो हमारी प्रगति में अवरुद्ध करना चाहती हैं। भारत की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं, तो उनको भी लगता है तो कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में ये दोनों चीजें मुझे कहीं ना कहीं एक रास्ते पर जाते दिख रही हैं। इसलिए मैं आलोक जी की बात से सहमत हूं, इसमें डीप स्टेट की छाया है, जो अविश्वास फैलाना, ये जो एक बात है, मैं समझता हूं इस पर सारे लोगों को विचार करना और राजनीति को और राष्ट्रनीति को थोड़ा सा अलग करना। राजनीति उस सीमा तक तो हो कि हम सत्ता में पहुंचे, लेकिन अगर वो राष्ट्रनीति पर आघात करने लगे, वहां रुक जाना चाहिए। मैं समझता हूं राजनेताओं को स्वयं इस पर अपने अंतर आत्मा में विचार करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है ना आलोक जी, जब कोई नेता या बड़ा नेता इस तरह के बयान दे देता है तो पार्टी उसको निजी बयान करके किनारा कर देती है कि भाई ये उनका निजी बयान होगा। तो नेताओं की भी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए, पार्टियों की भी। और क्या इस तरह के बयान से जनता पर असर क्या होता है, कार्यकर्ताओं पर क्या असर होता है उस पार्टी के? ब्रजेश जी, आप इसको व्यक्तिगत जवाबदेही कह के बच नहीं सकते, क्योंकि जो बयान जिस तारतम्य में दिया गया है वो पूरा सिनेरियो पॉलिटिकल है, और उसी पॉलिटिकल सिनेरियो में आपने इस बयान को दिया है, या बल्कि दागा है, मैं इसको दागा बोलता हूं। बिल्कुल। तो ये आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। भाई जुड़ा तो कहीं ना कहीं पार्टी से है ना। बिल्कुल। हम क्यों इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? हम डायरेक्टली यदि सुप्रीम कोर्ट को हर्ट करेंगे, डायरेक्टली माननीय उच्चतम न्यायालय को सीधा आक्षेप करेंगे, तो फिर हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि इसके राजनीतिक फायदे निकालने की कोशिश की जा रही हो। मसलन ये एक मैसेज दिया जा रहा हो कि दिग्विजय सिंह संकट की घड़ी में एकमात्र वो शख्सियत है जो कांग्रेस को संभाल सकती है, कांग्रेस को आगे ले जा सकती है, कांग्रेस को मजबूती दे सकती है। और दूसरी चीज, इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर एक अप्रत्यक्ष दबाव लाने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर दबाव में आए। पर मुझे नहीं लगता कि इसको जन समर्थन मिलेगा। उसका पीछे रीजन ये है कि आज भी न्यायपालिका को तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम परेशानियों के बाद हम ये मान के चलते हैं, या इस देश का नागरिक ये मान के चलता है कि न्यायपालिका ही अंतिम एक उसका सहारा है, जहां उसकी समस्या का हल हो सकता है या जहां उसे न्याय मिलेगा। ब्रजेश जी, लेकिन शर्मा जी, हमने देखा है कि अदालतों के फैसलों पे आलोचना तो हुई है कई बार, आरोप नहीं लगे, लेकिन फैसले में चोरी में शामिल होना कहना, क्या आपको लगता है ये मर्यादा का उल्लंघन है या अपमान है? नहीं, निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में ये मर्यादा का उल्लंघन भी है और ये अपमान की श्रेणी में भी आता है। और उसका एक कारण है, जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा, न्यायिक, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि न्यायिक प्रक्रिया में कभी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने हस्तक्षेप कई उदाहरण है। तो हमने कल डिबेट में भी बताए थे 2 उदाहरण के बीजेपी के प्रत्याशियों के इस तरह से नामांकन रद्द हुए हैं और कोर्ट गए हैं वो लोग, और कोर्ट गए हैं तो कोर्ट ने उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। जैसा फैसला मीनाक्षी नटराजन के मामले में आया, वैसा बीजेपी के लोगों के मामले में भी आ चुका है। तो कुल मिलाकर के अब ये फिर कोर्ट पर जो चोरी की बात जो कही है, क्योंकि याचिका जो लगाई गई थी, याचिका चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप की याचिका थी, अब उसको कोर्ट को तो सुनना ही नहीं था, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई याचिका उन्होंने सुनी हो। और उसके बाद फिर चोरी का आरोप लगाना, कोर्ट में चुनाव नतीजे के विरुद्ध तो लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो अब इस समय अब उनके पास पूरा खुला हुआ है, कोर्ट ने कहा भी है कि आप इसमें हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चैलेंज जो करना, रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर स्टे नहीं लगाया जा सकता। तो कुल मिलाकर के उसके सुप्रीम कोर्ट को आगे लेना, मैं समझता हूं ये वाकई मर्यादा की सीमा में है और न्यायालय के अपमान की सीमा में भी आती है जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी इससे किनारा करेगी, या जो आलोक जी कह रहे हैं कि रणनीति के तहत है, देखा जाएगा कि कांग्रेस को
जीवित करने में, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो ये सहमत हूँ, रणनीति के तहत दिखता है और वो किनारा है, इसको करेंगे, इसकी मुझे संभावना नहीं दिखती है। बल्कि बहुत संभव है कि इस मामले अन्य विपक्षी पार्टियों को भी इसमें जोड़ करके इसको देशव्यापी बनाया जाए, क्योंकि अगले साल कई और राज्यों में चुनाव होना है। तो मैं समझता हूँ इस बहाने से भी कई विपक्षी पार्टियों को जोड़ करके इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। कांग्रेस इससे किनारा करेगी, इसकी संभावना मुझे अभी नहीं दिख रही है। हालांकि कोर्ट में याचिका तो दायर करेंगे निर्णय के विरुद्ध, लेकिन सड़क पर भी बराबर की बातें बराबर होंगी। सड़क पर भी आंदोलन भी होंगे, धरना प्रदर्शन भी होंगे, जैसा कि आज हमने दिल्ली में देखा। तो मैं समझता हूँ इस को मुद्दे बना करके विपक्षी एकता और सरकार पर हमले का माध्यम बनाया जा सकता है इसको। लेकिन आलोक जी, हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है, उनके अपने हिसाब से फैसले कराए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में भी ये कारगर साबित होगा, या कांग्रेस को अपना ट्रैक बदलना हो चाहिए, उसे मुद्दों पर जाना चाहिए, बेरोजगारी पे जाना चाहिए, महंगाई पे जाना चाहिए, असल मुद्दों पे जाना चाहिए, जो कि शर्मा जी ने पहले कहा था कि एक दौर था वो कहते थे हम महंगाई खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, और अब वो सिर्फ नेगेटिव रोल में निभा रहे हैं। इस वजह से जनता उनके पास नहीं आ रही है, उन पर भरोसा नहीं कर रही। ब्रजेश जी, कांग्रेस मुद्दा विहीन है वर्तमान में, और जो सटीक मुद्दे हैं, जो आम जनता से, आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कांग्रेस पता नहीं क्यों उन पर फोकस नहीं कर पा रही। कांग्रेस क्यों इस प्रकार के मुद्दे उठा रही है जो शर्मा जी कह रहे हैं कि वामपंथियों के हाथों में चली गई, इसलिए ऐसा कर रही। तो वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस कहीं ना कहीं तो ओतप्रोत है। वो तो पहले से प्रभावित थी, लेकिन उसका अपना एक थिंक टैंक था पहले। बिल्कुल है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आम जनता जो है, अदालतों के मामले में कांग्रेस को इस प्रकार का समर्थन मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कांग्रेस यदि चलेगी, इस प्रकार के आक्रमण करेगी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को व्यापक जन समर्थन मिलेगा, जिस जन समर्थन की उसको अपेक्षा है। इसके पहले भी तमाम कार्यक्रम वो लोग चला चुके हैं, हम तो देख रहे हैं, पत्रकार हैं, हमारा काम देखना है, लेकिन उनको सफलता क्यों नहीं मिली? बिहार में आप टोटल फेल्यूर रहे, बंगाल में आप टोटल फेल्यूर रहे, असम में आप स्टैंड नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में आपकी क्या स्थिति है? आप उठा के देख लें पूरा ज्योग्राफी, इस देश की ज्योग्राफी और चुनाव उठा के देख लीजिए। हर चुनाव के पहले कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। यानी जनता या आम जनता आपके इन नैरेटिवों को खारिज कर चुकी है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए नहीं है। बिल्कुल, आप आम जनता के मुद्दे उठाइए, गरीबी के मुद्दे उठाइए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाइए, कृषि में उसको जो दिक्कत आ रही है उसके मुद्दे उठाइए, बाजार भाव के मुद्दे उठाइए, महंगाई का मुद्दा उठाइए। ये मुद्दे जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं, और इंदिरा जी के शासनकाल तक ये मुद्दे जनमानस से जुड़े मुद्दे कांग्रेस उठाती थी। गरीबी हटाओ जैसा आदरणीय रमेश जी ने भी कई चीजें बताई। तो कांग्रेस उन मुद्दों से भटक चुकी है, ये संवैधानिक मुद्दे उठा रही है। आम आदमी को, जो एक मजदूर है, वो मेरे ख्याल से संविधान को जानता ही नहीं है, वो नहीं जानता है मजदूर का संविधान क्या है। उसको हमें बताना पड़ेगा कि संविधान क्या है, उसके बाद भी उसके समझ में नहीं आएगी। तो ये पढ़े लिखे लोगों के बीच की मसला है, और वो पढ़े लिखे लोग, मैं समझता हूं, इतने होशियार तो होते हैं कि वो इसमें एक फर्क करना जानते हैं कि क्या संवैधानिक है और क्या असंवैधानिक। और आलोक जी, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो भटक गई है कांग्रेस, वो रास्ते पे आ जाए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी चर्चा का लब्बो लुआब ये है कि चुनाव आते हैं, जाते हैं, हार जीत होती है, सत्ता आती है, चली जाती है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के ये मजबूत स्तंभ हैं। यदि आप इनको कमजोर करोगे तो क्या आप लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हो? क्या सत्ता की लालसा और भूख इतनी बढ़ गई है कि आप उस संवैधानिक संस्थाओं को कुचल कर लोगों के मन में ये अविश्वास पैदा कर कि इन संस्थाओं पर आप भरोसा मत कीजिए? देश में अराजकता लाना चाहते हो? कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है, मुद्दों पर आने की जरूरत है, ताकि लोग उस पर भरोसा करें। और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, जो मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक, इतने अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, कि वो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे। क्या जताना चाहते हैं, इस पर विचार करें। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।